नमस्कार, मैं सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, फर्नीचर वर्ल्ड, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्टाइल होम फर्नीचर। और आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां कोरोना काल में दुर्गा पूजा का त्योहार फीका न पड़े, इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी पूजा कमेटियों को 50,000 अनुदान देने की बात कही गई थी। वहीं इस बार अनुदान को बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। जी हां, ममता बनर्जी ने इस बार राज्य के 43,000 पूजा कमेटियों को 60,000 अनुदान की घोषणा की है। जी हां, साथ ही पहले जहां बिजली में 50% की छूट पूजा कमेटियों को दी जाती थी, वहीं इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। लेकिन जहां इस खबर से पूजा कमेटियों में खुशी और उत्साह है, वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान को लेकर विभिन्न दलों की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो गई है। आलोचनाओं का बाजार गर्म है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पॉइटंडी ने बयान देते हुए कहा कि जहां एक तरफ राज्य सरकार फंड खाली होने की बात कह रही है, वहीं पूजा के नाम पर इतने पैसे बांट रही है। राज्य सरकार बकाया डीए नहीं दे रही है। कोरोना काल में मजदूरों को 6,000 रुपए नहीं दिए, लेकिन पूजा कमेटियों को 60,000 देने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आसनसोल कई बार बाढ़ की वजह कर बर्बाद हुआ। यहाँ के 2 मंत्री ने दौरा भी किया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। वहीं सीपीएम नेता मोहम्मद सलाउद्दीन ने भी मुख्यमंत्री के इस ऐलान की मुखालफत करते हुए कहा कि हम लोग इमाम के भत्ता के भी खिलाफ थे और पूजा में अनुदान देने के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आज हमारे पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी में लगातार इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार चिंतित नहीं है। आसनसोल में सैलाब आए, जिसको लेकर सर्वे किए गए, डेपुटेशन भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके मुआवजा नहीं मिला। जोरे बोलते হবে আমার কাছে কিন্তু নেই ভাড়ার শূন্য। মা দুর্গা ভাড়ার ভর্তি করে দেবে আমি আশা করি। তাই এবারে আমরা আমাদের কষ্ট থাকা সত্ত্বেও 50,000 টাকাটা 60,000 টাকা করে দিলাম। কি খুশি তো? अच्छा बात है। ये तो पहले नहीं था, दीदी आने के बाद ये वाला चालू किया गया है। लेकिन ये जो 10,000 से 25,000, 25 से 50, 50 से 60, इसका मतलब क्या है ये दीदी जानती है। क्योंकि ये 258 करोड़ रुपया 43,000 पूजा कमेटी को देने का मतलब एक एक ठो करके चोर अंदर हो रहा, 50,000 जम करके 60,000 हुआ। और 2 ठो चोर अगर पूजा अगर 1 महीना और बाद होता, और 2 ठो चोर अगर इसका बीच में अंदर हो जाएगा, तो वो 60 का जगह 70 हो सकता था। मतलब चोरी किया है उनका नेता लोग, और बंगाल का जनता का ऊपर बोझ डालने के लिए ये दुर्गा पूजा का बहाना क्लबों को खरीदने का या तो जनता को खरीदने का एक प्रयास है। जैसे लक्ष्मी भंडार का नाम पर 500 रुपया करके दे के माँ, हमारा घर का माँ बहनों को अकाउंट में दे के उनका घर का बेरोजगार नौजवान का भविष्य को असुरक्षित में डाला जा रहा, ठीक वैसे ही एक प्रयास है ये पूजा कमेटी को देके। कौन पूजा कमेटी ममता दीदी का पास मांगा था कि हम लोगों को 50,000 में पूजा नहीं हो रहा, 60,000 देने पड़ेगा? कौन मांगा था? एक भी नाम बता दें ममता दीदी। राज्य सरकार का डीए, जो राज्य सरकार का कर्मचारी है, उन लोगों का डीए के लिए हाईकोर्ट में मामला हुआ था, आप लोगों को मालूम है। वो मामला का हाईकोर्ट ऑर्डर दिया था मई महीना में 20 मई को कि 20 अगस्त का अंदर ये सारे पैसा मैंने डीए देने होगा। 20 अगस्त पार हो गया, आज 22 अगस्त, आज हाईकोर्ट में फिर याचिका लगाया गया, चीफ सेक्रेटरी को इसमें पार्टी बनाया गया। अभी तक डीए देने का नाम नहीं है। राज्य सरकारी कर्मचारी जो लोग मेहनत करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उन लोगों को डीए देने का दीदी का ताकत नहीं है, लेकिन रेबड़ी बांटने में ममता दीदी आगे है। ठीक है, इसका 1.5 साल पहले, 1 साल पहले ही, 1.5 साल भी नहीं हुआ, आगे साल 30 सितंबर को आसनसोल सैलाब में डूब गया था। ये आसनसोल सैलाब में डूबने का टाइम हम लोग खुद आसनसोल का चारों तरफ घूम के निरीक्षण करके कॉरपोरेशन में आप लोग देखे हैं। उस टाइम बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे,
उनका पास हम लोग बहुत गरीबों को लेके गए थे, जिन लोगों का सर का छाद चल गया था, बिजनेसमैन को बिजनेस में तबाही हो गया था। जावेद खान साहब को लेके हम लोगों का मंत्री जी पूरा रेल पर से लेके आसनसोल बाजार तक पूरा घुमा दिए, लाल बत्ती बाएं बाएं करके। पैसा मिला किसी को आज तक? नहीं मिला। आप लोगों का पास तो इसका ये है, तो रिपोर्ट है, मांग के देख लीजिए कि जिला शासक का दफ्तर से निकाल के देख लीजिए। मतलब हक का पैसा जो है, हक का पैसा ममता बनर्जी किसी को देगा नहीं। हक का पैसा नहीं देके पूजा का नाम पर, क्लब का डोनेशन का नाम पर, लक्ष्मी भंडार का नाम पर ममता बनर्जी 11 साल सत्ता पार कर चुकी है। कितना कारखाना का उद्घाटन किया है, कितना बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया है। बंगाल का बेरोजगार आज रोजगार नहीं मिलने का कारण दूसरा स्टेट में जाके अपना रोजी रोटी का धंधा कर माने रोजी रोटी खोज रहे हैं। जब कोरोना का टाइम बंगाल का बेरोजगार दूसरा स्टेट में जो काम करते हैं, जब लौट के आ रहा था तब वही ममता दीदी बोले थे कि बंगाल में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, कोरोना एक्सप्रेस है। उस टाइम हम लोग डीएम ऑफिस से लेके एसडीओ ऑफिस तक डिपुटेशन दिए थे कि जो माइग्रेंट लेबर लौट के बंगाल में आ रहे हैं उन लोगों के लिए 6,000 रुपया मुआवजा कम से कम 6 महीना सरकार बंदोबस्त करे। किया था? नहीं किया। लेकिन दुर्गा पूजा आया है, 2 गो चोर अंदर में है और 2 गो 4 गो चोर अंदर जाने वाला है, ये देख के दुर्गा पूजा का नाम पर 60,000 रुपया का ऐलान और इलेक्ट्रिसिटी बिल में 60% का छूट ऐलान कर दिया। लेकिन जिन लोगों का जरूरत है, जो लोग मांगता है, उनको नहीं मिलेगा। यह है ममता बनर्जी का नीति। और इसका चलती है जो 258 करोड़ रुपया का बोझ और इलेक्ट्रिसिटी बिल का बोझ क्या बढ़ेगा वो तो कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल तो देश में सीएजी का रिपोर्ट पेश होता नहीं है, तो किसी को पता नहीं चलता है। तो बंगाल का ऊपर जब सीपीएम सत्ता से बाहर हुआ था तब 1,93,000 करोड़, मतलब आज़ादी का बाद से 2011 तक 1,93,000 करोड़ का बोझ था। और ममता बनर्जी 11 साल में ये बोझ 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया, फिर भी किसी का मुंह में एक आवाज़ नहीं है। यह है बंगाल का हकीकत। रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य परिसेवा नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बांटो, उधारी लो बाहर से और जनता का बीच बांट दो कि कितना हम देने वाले हैं, हम कितना बांटने वाले हैं। और वोट का टाइम वोट ले लो, वोट अगर नहीं देगा तो लूट लो। कल देख लिया आसनसोल बाई इलेक्शन में मेयर जिस वार्ड से खड़े हुए लूट लिया। यही होगा, यही है बंगाल का हालत अभी। बड़े अफसोस की बात है जहां पूरा हिंदुस्तान में भाजपा आरएसएस के जरिए चलने वाली सरकार कॉमनलाइज वे पे चली है। आप नोटिस करेंगे तो ममता बनर्जी सरकार आने के बाद ही पूरे बंगाल को कॉमनलाइज कर दिए। जब इन्होंने इमाम भत्ता के तौर पर कुछ स्टाइपेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, उस वक्त भी हम लोग विरोध किए थे। और आज हर चीज़ में ममता बनर्जी कहती है, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सेंटर हमारा फंड होल्ड किए हुए हैं। आज बंगाल 2011 में जो 1,70,000 करोड़ के कर्ज पे था, आज 6 लाख करोड़ कर्ज के जगह पे चला गया है। और ऐसे सूरत में जब टीचर लगातार प्रोटेस्ट करके केस हो गया, हाई कोर्ट ऑर्डर कर दिया गया कि डीए जो टीचरों का बाकी है वो 3 महीने के अंदर दे देना होगा सरकार को। लेकिन अफसोस ये सरकार उन टीचरों को पैसा नहीं दे के आज क्लब के जरिया जो दुर्गा पूजा, देखिए दुर्गा पूजा हमारे बंगाल की एक पहचान है, हमारी संस्कृति है दुर्गा पूजा। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि 2011 से पहले पूजा नहीं होता था, कमेटियाँ नहीं होती थी, अच्छे से होती थी। लेकिन इन कमेटियों को जो आज 43,000 पूजा कमेटियाँ हैं, 60,000 उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा 60% इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे भी वो रिबेट का ऐलान किया। मतलब 300 करोड़ रुपया का बंगाल गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे इस बार दबाव पड़ने वाला है। तो हमको मुनासिब नहीं लगता कि पूरे बंगाल के अवाम इस फैसले से खुश होंगी। पूजा हो और अच्छे से हो, ये हम भी चाहेंगे। लेकिन सरकारी खर्च पे इस तरह का स्टाइपेंड दे के या अलाउंस दे के सरकार को और बोझ के तले दाबना ये मुनासिब नहीं है। आज हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, किसी तरह के उनके बेरोजगारी दूर हो, इस चीज़ पे सरकार का ध्यान नहीं है। कोई कारखाना लगाया नहीं जा रहा है, जबकि उनके नेता मंत्री के घर पे करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है, पाया जा रहा है, जो बेआईनी उनकी आमदनी है।
तो हम ये जो इस फैसले का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। हम लोग रेलपार अंचल में रहते हैं, हर साल यहाँ पे सैलाब आ जाता है। पिछले साल 3 से 4 बार सैलाब आया, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, माली उनका नुकसान हुआ, जाने भी चली जाती हैं, कई बार देखा गया है। मिनिस्टर भी आए, सर्वे भी हुआ, डेपुटेशन भी हुआ, कई एक पार्टियों के साथ हम लोग भी डेपुटेशन दिए। हम लोगों के ऊपर एडीएम का केस भी चल रहा है उस सिलसिले में। अनाउंसमेंट भी हुआ कि सभी लोगों को पैसा दिया जाएगा, कई करोड़ों का शायद पैकेज का ऐलान भी हुआ। लेकिन अफसोस किया, आज भी इस बरसात का मौसम चल रहा है, दिखाने के लिए कुछ सफाई हुई है, लेकिन उन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो मेरा कहना है, हम अपने माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ये कहना चाहेंगे सरकार को कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, रोज़गार का मसला है, हमारे यहाँ तालीम का मसला है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों का रोज़गार का मसला है, तो जो बुनियादी चीज़ें हैं सरकार इस पे काम करे, ना कि धार्मिक इशू को लेकर मुद्दा को और गर्म करके बंगाल के संस्कृति, यहाँ के अमन और सुकून के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे। तो इसका हम लोग पुरजोर मुखालफत करते हैं। हम लोग এবং ইতিমধ্যেই যিনি বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী তার নামে এক হুমকি ভরা চিঠি এসছে, তার বাড়ির লোকেদের নামে মাদক কেস দেওয়া হবে যদি বেল না হয় অনুব্রত মণ্ডলের। কি বলবেন এরকম একটা পরিস্থিতিতে? আসলে আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে এই আইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছি। অন্যান্য রাজ্যেরও যে বিচার ব্যবস্থা সে সম্পর্কেও অল্প কিছু আমাদের ধারণা আছে আর কি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বলতে পারি যে এটা যদি সত্যি হয়, এই যে বাপ্পা চ্যাটার্জি নামে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের হেড ক্লার্ক বর্ধমান পূর্ব, এই চিঠি যদি সত্যি হয় তাহলে বলবো যে শুধু আনপ্রেসিডেন্টেড নয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, এটা যে জুডিশিয়াল সিস্টেম, সেই সিস্টেমকে ভেঙে দেওয়ার একটা বিরাট চক্রান্ত। আমরা যারা আইনি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, আইনি ব্যবসার সাথে যুক্ত, যারা প্রতিদিন আদালতে যাই, আমার সাথে সবাই সহমত হবেন যে এইরকম কোনো বিষয় এর আগে আমরা অন্যান্য স্টেটে দেখেছি। ধানবাদে একজন বিচারককে খুন করা হয়েছিল, এরকম টুকরো টাকাটা ঘটনা হয়েছে, দিল্লিতে হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এটা আনপ্রেসিডেন্টেড, আগে কোনোদিন হয়নি। এটা শুনে তো আমরাই ভাবছি যে এরপর আমাদের আর যারা আমরা ইয়েতে আছি, সিবিআই বহু মামলাতে আমাদের তো উল্টো দিকেও থাকতে হয়, বা অন্য মামলাতেও থাকতে হয়, রাজনৈতিক মামলাতেও থাকতে হয়, কখনো পক্ষে কখনো বিপক্ষে। আমরাও তো তারা নিরাপদ নই যারা আইনি ব্যবসা করি আর কি। খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং হতাশাজনক একটা বিষয়। কীরকম তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন? তদন্ত মানে হচ্ছে যে আমি জজ সাহেবকে তো যদি চিঠি এসে থাকে, ডাকে এসছে বলে আমি শুনছি, তাহলে উনি নিশ্চয়ই জেলা জজ এবং হাইকোর্টকে জানাবেন, অবশ্যই জানিয়েছেন, এবং নিশ্চয়ই এফআইআর হবে। এই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যে মানে যেটা অভিযোগ, সেই অভিযোগ উনি জানাবেন, এবং সেটা হওয়ার পর তদন্ত হবে। তদন্ত হয়ে যা হয় তদন্তের পরে আর কি সবই হবে। কী ধরনের তদন্ত চাইছেন? কি এই লেভেলে তদন্ত মানে লেভেলটা এটা যদি হয় তাহলে আমার তো মনে হয় যে এটারও একটা সিবিআই একটা তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ আমি চিঠিটা যেটা আমি দেখলাম আর কি, একটা আমাকে দেখানো হলো যে চিঠিটা, তাতে করে উনি তৃণমূল ওদের গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছেন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। তার মানে এটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে উনি ওটা করছেন, শুধু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের যে হেড ক্লার্ক হিসেবে করছেন তা নয়। তা যদি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যদি পুলিশ এটার বিচার করে তাহলে নিরপেক্ষ বিচার হবে না বলেই মনে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এইটারও কিন্তু সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের। हम अभी काना घूसी सब सुन रहे हैं, हमको क्लियरली मालूम नहीं है कि क्या चिट्ठी आया हुआ है। ये आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा, आप लोग हम लोग से पूछ रहे थे। मगर ये जो भी काम किया बहुत गलत काम किया। हम लोग का विचार का जगह या कोर्ट है। कोर्ट को अगर इस तरह कोई चिट्ठी अगर देता भी है तो उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज है ना, वो अभी कुछ दिन पहले ही देखे थे कोर्ट में जो परीक्षा के एग्ज़ाम में जो चोरी हुआ तो उन लोगों का क्या अवस्था हुआ, इसका भी वही अवस्था हो। बहुत बुरी तरह, अगर ऐसा बात कोई घटना घटी है तो उसका इल्ज़ाम उसको भोगना पड़ेगा। आपका नाम? राजेश तिवारी।
रेलवे के फैमिली एंड हेल्थ विभाग की ओर से डोरांड रेल कॉलोनी स्थित ईस्टर्न रेलवे मिक्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 2022 के तहत एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेलवे डिविजनल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सपना ने बताया कि इस दौरान लगभग 150 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर के आयोजन से बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। वहीं इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मधु झा समेत शिक्षक व शिक्षिका उपस्थित थे। Program conducted on behalf of the Family and Health and Family Welfare Program Department of our Asansol Divisional Hospital. So we are conducting a program so we can check the kids and find out if there is a small problem also in the initial phase itself and cure the problem as fast as possible. So it is almost 100 plus and 150 kids are there. So we are trying to complete it today as soon as possible. I am Dr. Miriam Sapna, IRHS 2020. I am from Tamil Nadu. So I am doing work here in Asansol Divisional Hospital as Additional Divisional Medical Officer. Thank you. और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आसनसोल जैसे शहर में कौन नहीं चाहता कि अपना मकान हो, वो भी आलीशान। एनविलास के जरिए 5 डुप्लेक्सेस खासकर आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए तामीर कराई जा रही है, तो जल्द ही बुक करें। हमारा पता है सोस्ट्री नगर, इस्माइल नियर ASN प्ले स्कूल। कॉन्टैक्ट करें 9332993881। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है।
ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। आसनसोल आरटीओ कार्यालय में नहीं हो रहा था बहुत दिनों से लाइसेंस बनाने का काम। ऑटो चालकों के तत्परता से एवं INTT UC श्रमिक यूनियन राजू अहलवालिया के नेतृत्व में आंदोलन के असर से अब ऑटो चालकों का लाइसेंस बनना शुरू हो गया। जी हाँ, इस संदर्भ में राजू अहलवालिया ने कहा कि लाइसेंस ना होने पर ऑटो चलाने में काफी असुविधा हो रही थी, जिसको लेकर उन लोगों ने लगातार आंदोलन किया, जिसके बाद कुछ दिन पूर्व से ही लाइसेंस बनने का काम शुरू हो गया है। गाने क्या तो चला হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে লাইসেন্স অটোর বন্ধ ছিল। 3 হুইলার ক্যাব কিন্তু লাইসেন্স পাওয়া যেত না। আমরা লাগাতার INTTC পক্ষ থেকে আন্দোলন করেছিলাম। কিছুদিন আগে থেকে অটোর 3 হুইলার ক্যাব লাইসেন্স চালু হয়েছে। যারা বেকার ছেলে, যারা অটো চালান, তাদের লাইসেন্স না থাকার জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছিল। তারা এখন লাইসেন্স শুরু হয়েছে। ডাইরেক্ট ওরা কন্ট্রাক্টে গিয়ে ডাইরেক্ট আবেদন করছেন, করে ওরা লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আমরা डिस्ट्रिक्ट में जो है ठीक है। आज भाई आसनसोल साउथ के आसनसोल साउथ ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस का चेयरमैन है मुमताज अहमद अंसारी साहब। उम्मीद करते हैं कि आगे दिन में जो है पूरा कोल्टी और नियामतपुर को सलाउद्दीन जिला है और मुस्तकीम बाबू माफ कीजिएगा, ये डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी का आज हम लोग जो है हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैटिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद शमीम अख्तर साहब के आदेश के मुताबिक और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मैटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महीना पहले जो है मुझे पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मैटिंग डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया। उसी तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक और जिला कमेटी में वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, ताकि हमारा तंजीम पूरा डिस्ट्रिक्ट में आला से आला काम कर सके। आज यहाँ पे ब्लॉक चेयरमैन का सबको दायित्व दिया जाएगा और साथ ही साथ हमारे वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी भी। इसलिए आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के ये में हमारे एडवोकेट एजाज भाई, इन्हीं की मीटिंग चल रही है। हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जनाब प्रसन्नजीत पटेली जी उपस्थित हैं। हमारे साउथ ब्लॉक के प्रेसिडेंट जनाब सालम खान साहब, हमारे जिला कमेटी पार्टी कांग्रेस कमेटी के जनाब सोमनाथ चटर्जी भी उपस्थित हैं। तो क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है, इसलिए हम चाहेंगे कि बाकायदा अपॉइंटमेंट जो है ये किया जाए।
आज वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन शमीम अख्तर साहब के जानिब से जैसा कि आदेश के हम लोगों को दिया गया है कि पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में भी जो है हर ब्लॉक में ब्लॉक का चेयरमैन का दायित्व दिया जाए और जिला कमेटी में भी जो है वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी को दायित्व दिया जाए। जैसा कि देख रहे हैं कि आज पूरे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में यहाँ पे टीएमसी की सरकार है। टीएमसी पूरे माइनॉरिटी का वोट तो हासिल किया, लेकिन आज पूरे देश में और पूरे मगरबी बंगाल में माइनॉरिटी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किस तरह से जो है बालू चोर गौ तस्करी का मामला को लेकर के दिन ब दिन टीएमसी के जितने भी मंत्री या टीएमसी के लीडर हैं दिन ब दिन जो है सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो है उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है। और देख रहे हैं कि ये ज़रूरी है, आसनसोल में भी इस तरह से जो है बालू माफिया से लेकर के कोयला चोर लोहा चोर पूरा चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। जिस तरह से पूरे मगरबी बंगाल के अवामों ने उनको लाया था कि बंगाल में जो है तरक्की होगा, प्रोग्रेस होगा, 2 हाथ का काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से केंद्र में भी बीजेपी की जो सरकार है दिन ब दिन पूरे अवाम को ठग रही है और महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जीएसटी के नाम पे बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो जो आगे तालीम हासिल कर रहे हैं कि मुझे 2 हाथ का काम मिलेगा, लेकिन अफसोस कि आज जो है वो अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी जो है पूरे पश्चिम बर्धमान के अलावा बंगाल और पूरे देश में ये लोगों के खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ कंटिन्यू आंदोलन कर रही है कि आम आवाम का जो है जीना जो दुभर कर रही है। इन लोगों के लिए कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो पूरे देश के आम आवाम और हर लोगों के लिए भला चाहती है। इसलिए हमारा तंजीम जो है पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में और बूथ से लेकर के वार्ड स्तर पर भी जो है हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी हमारा संगठन मजबूत हो ताकि फिर से हम बंगाल में जो है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी तंजीम की बात को ले जा सके। जिला कमेटी में कितने मेंबर हैं? हमारे जिला कमेटी में जो है अभी 13 कमेटी को ये किया गया है और जितने भी ब्लॉक है सब ब्लॉक में जो है आज सबको चेयरमैनशिप माइनॉरिटी का दिया जा रहा है। साथ ही साथ वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी अपॉइंटमेंट किया गया है। मोहम्मद शाकिर, चेयरमैन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। और अभी की खबर बस यहीं तक। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।